विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय है समय पर न किया गया न्याय भी अन्याय के समान होता है। ये संदर्भ में कर रहे हैं। आज देश के लाखों छात्र 24 लाख छात्रों ने नेट परीक्षा की प्रवेश परीक्षा दी। उस परीक्षा के में धांधलियां हुई, जिसका उजागर पटना से लेकर, झारखंड से लेकर, गोधरा से लेकर कई शहरों में आए। इसे देखकर 720 में से 720 अंक दिए गए संस्था ने इस प्रकार की धांधली की। 720 में से 720 अंक 67 छात्रों को दिए गए। इसमें आवेदन इस परीक्षा में जो देश की स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सकों की पढ़ाई के लिए सरकारी विद्यालयों, निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों में दी जाती है, उनकी पात्रता की परीक्षाएं हैं जो एनटीए संस्था लेती है। उसने इस प्रकार का वो किया। जब अंतिम तारीख हो गई थी, उसके 24 दिन बाद भी एक दिन के लिए खोला गया। उसमें हजारों विद्यार्थियों ने फिर आवेदन किया और इस प्रकार ये खुलासा हुआ किस प्रकार से यहां धांधली हुई। पूरे देश के छात्र जो परीक्षा में बैठे थे, साल भर मेहनत कर रहे थे, कई आशाएं लगाए हुए थे। जब परीक्षा इस प्रकार से परिणाम आएंगे, पटना में किस प्रकार से परीक्षा से पहले ही ये पत्र कुछ चंद लोगों को लाखों रुपए के हिसाब से कमरे में बिठा के रटवाया गया। बाद में उसी ढंग का पेपर निकला। उसके बाद जो पकड़े गए उसमें कई नाम उजागर हुए। सिकंदर यादवेंद्र नामक व्यक्ति का उजागर हुआ। ये संस्थाएं इन पे दोषियों पे कार्रवाई करें सरकार, पर स्थिति यह है निर्णय समय पर न लेने के कारण लाखों छात्र सड़कों पर इस लू की थपेड़ों में सड़कों पे है। अनिश्चित भविष्य को देख के जीवन का एक लक्ष्य होता है कुछ बच्चों का, वो चिकित्सक बनना चाहते हैं, परंतु जब इस प्रकार से आयोजन प्रवेश परीक्षा लेने वाली संस्थाएं इस प्रकार से खुद ही संदेह के घेरे में हो, ये होना चाहिए। सरकार ने ये आंदोलन देखते हुए नेट परीक्षा भी रद्द कर दी, परंतु जिस पे हल्ला मच रहा है नेट पे, उसको रद्द नहीं किया। कहें ये जांच करेंगे, वो जांच करें, नियम बना दिए सर। अरे नियम बनाने से क्या होता है? जब जिनको दायित्व है इसको सही ढंग से करने का, वही उसको नहीं निभा रहे हैं। ये पर्चा लीक हुआ, किसने किया, क्या किया? जब तुम्हारे यहाँ संस्था में ये आयोजन, इसमें कर्मचारी तक पूरे नहीं हैं, ये ठेकेदारी पे चलाई जा रही है। कई कर्मचारी ऐसे बाहरी सोर्सों से,
और जिन बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित ना हो वो प्रलोभनों में कैसे फंस जाएंगे, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता। तो सरकार को चाहिए इस पे कड़ा अंकुश लगाए, परंतु ये परीक्षा तो रद्द करे। इस पर गड़बड़ झाला, केवल ध्यान केंद्रित हो रहा है पटना उस पे, वहां इसलिए हो रहा है जो यादवेंद्र सिकंदर यादवेंद्र है उसको वहां एक दिन का आवास का कमरे की वो जो हॉस्ट कहीं सरकारी गेस्ट हाउस में रहा, वो राजद के अध्यक्ष तेजस्वी के पीए के कहने पे रहा। अब कौन किसके पीए के कहने पे किस प्रकार का संपर्क है किसको क्या पता है, उसके माथे में थोड़ी लिखा है। हम ये बताते हैं जब भारतीय भाषाओं से देश की गुलामी के लिए से मुक्ति के लिए देश को अपनी भाषाएं दिलाने 75 साल हो गए, 76 साल देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुई, अभी भी देश को वही अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ इंडिया नाम और उसकी भाषा यहाँ थोपी गई। तो मुझे बड़ा आक्रोश आता था। हम संसद में गए, उसके लिए पास बनाया हम 89 में। सुंदरवती नवल प्रभाकर करोल बाग संसदीय सीट से, और मैं उस समय रेलवे कॉलोनी किशनगंज में रहता था, उसी के अंतर्गत आता। मैं संसद की दर्शक दीर्घा का पास लिया। अब सांसद को क्या पता मैं किस लिए जा रहा हूं, क्या एक सहज आदमी है। वहां मैंने नारेबाजी कर दी। भजनलाल जी कृषि अनुदान मामलों का जवाब दे रहे थे शुक्रवार के दिन। जब वो बोले कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं तब तक मुझे सुरक्षा कर्मियों ने उठा दे। मैंने अंग्रेजीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहा था। हमारे देश की इस व्यवस्था, अब आप कहे कि आप सुंदरवती के आदमी, सुंदरवती नवल प्रभाकर को जो एक्सप्लेन किया, मुझे कहा आप माफ़ी मांगिए अपने कृत्य के लिए। मैंने कहा इन गद्दारों से मैं देश कभी माफ़ी नहीं मांगू। मैं मुझे जो भी सजा दी जाए कि देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी बलिदान दिया, और आज़ादी मिलने के बाद इस देश की भारतीय भाषाओं को जमी दोज करके उन्हीं आक्रांताओं की भाषा और नाम इस देश में थोपा हुआ, इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे रात 8 बजे तक संसद के नियंत्रण कक्ष में रखा गया। संसद में नामग्याल जी संसदीय राज्य मंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आज की कार्रवाई चलने तक सदन के नियंत्रण में रहेंगे सुरक्षा बलों। तो उस दिन कर्नाटक की विधानसभा भी बर्खास्त कर दी थी, भंग कर दी गई थी, इसलिए 8 बजे तक चला। तो हम ये कह रहे हैं कि कौन किससे पास लेता है, कहाँ किसके कहने पे रुकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं है। गोधरा में इतना प्रकरण हो, उस पर कोई हाय तौबा नहीं है। अन्य जगह जो संस्था करा रही है उसकी जवाबदेही है। उस सेंटर से पर्चा कैसे बाहर निकला, उन सेंटर वालों को पकड़िए। ये प्रकरण हो गया, समय पर नहीं किया। समय पे सरकार का बड़ा हैरानी हूँ। 11 साल में मोदी सरकार चल रही। मैंने किसान आंदोलन के समय देखा, लंबे समय तक किसान आंदोलन चलाते रहे। आनन फानन में उस किसान कानून को बना दिया जो खुद मोदी जी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस कानून को नहीं खुद पास करना चाहते थे, और उसके विपरीत न्यूनतम समर्थन मूल्य का आनन फानन में कर दिया। वही प्रकरण हमने देखा शाहीन बाग वाला, लंबे समय तो सड़क पर गिरवाए रखो। और तो और हम मंडी हाउस में भी देखा, विकलांगों ने 5-6 दिन तक वहां वो किया। त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, निष्पक्ष ढंग से त्वरित कार्रवाई, आम जनता को काहे को परेशान करे, त्वरित कार्रवाई नहीं करता है। कार्रवाइयां कैसे होने। अब ये और है, अब की बार 400 पार का नारा लग रहा था।
गारंटी दी जा रही थी मोदी जी की। तो भैया जब गारंटी तुम दे रहे हो, जीत का श्रेय तुमने लेना है, तो हार का श्रेय कौन लेगा? ये देश में ये पर आपने किस प्रकार के भाषण दे दिए चुनाव के बीच में, किस प्रकार की योजनाएं, रोजगार लोगों को मिला नहीं, इसलिए लोग आक्रोशित थे। इस प्रकार के बयान ज्यादा बोलने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं कहलाए जाते। और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से प्रबंध किया चुनावी टिकटों का बंटवारे का, वो भी उचित नहीं। लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। जिनकी समाज में पृष्ठभूमि है, जो जिस क्षेत्र के हितों के लिए खड़े लड़ाई लड़ते हैं कार्यकर्ता हूं उनका। आप लोगों को तो इस प्रकार का बयान दिया कि हमें संघ की भी जरूरत नहीं। संघ सारा प्राण, संघ के बिना सौ है भारतीय जनता पार्टी। यही बात समझ में नहीं आ रहा। प्रभुता पाए को मद नाही, क्यों हारे? अरे हारे इसलिए कि आप लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का, भावनाओं का अकेला चलो आप काम कर रहे थे, इसलिए अगर जीत का श्रेय आपका है तो हार का श्रेय, जिम्मेदारी भी आपको ग्रहण करना। आप ये क्या है, किसको अब उत्तर प्रदेश में योगी जी को करें? योगी जी के कहने पे टिकटें तक नहीं दी गई, उन्हें पूछा भी नहीं गया, उल्टा अपमानित करने के लिए चलाया दिया गया कि उनको चुनाव के बाद उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। अरे जिस मर्जी को करो, परंतु देश में सुशासन दो। जैसा सुशासन योगी जी ने दिया है, ऐसा सुशासन केंद्र में होता। जिस रंग से वहां पे दिल्ली में किस प्रकार से उधम मचा, और यहां पानी के जिस विवाद चल रहा है, केजरीवाल सरकार अजीबोगरीब, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, टैंकर कौन बेच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर निर्णय नहीं। केवल हरियाणा को गरिया दो, मोदी सरकार को गरिया दो। पानी की जिम्मेदारी आपकी है। पाइपलाइन टूटी हुई है, कितना पानी बह रहा है कोई पूछ नहीं। सही ढंग से पेयजल योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम नहीं किया। हवा में काम हो रहा सारा, बयानबाजी में, विज्ञापनबाजी में। अद्भुत सरकार। जितना समय अगर दिल्ली केंद्र सरकार से लड़ने शीला की तरह प्रेरणा लेते कि किस प्रकार सुशासन चलाया जाता है, तो ये बहुत अजीबोगरीब चीज है। तो हमने ये देखा, अब यहाँ स्थिति ये आ रही है, एक विकट स्थिति देखा कि लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, 18वीं लोकसभा का। वरिष्ठतम सदस्य, इसमें संसद के जितने सदस्य होते हैं, वरिष्ठतम सदस्य वो अध्यक्ष बनाते हैं। उन्हें अस्थायी रूप से लोगों को शपथ दिलाने के प्रमोटर के रूप में बनाया जाता है कि वो शपथ दिलाए, जो भी रहता है उससे बनाए। परंतु इस समय एक और विवाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है कोडिकुनिल सुरेश, ये 8 बार के चुने हुए हैं, इनको नहीं बनाया। कांग्रेस विरोध कर रही है कि क्यों नहीं बनाया, सबसे वरिष्ठ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के सांसद भर्तृहरि महताब को इस शपथ दिलाने के लिए नामित किया है, जिसे राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। मैं भी इस चीज का विरोध कर रहा था कि इस प्रकार सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वरिष्ठ सदस्य को आगे कर। परंतु जो वरिष्ठ सदस्य हैं, सुरेश हैं, वो बेदाग नहीं है। वो क्या है, 2009 में ये केरल उच्च न्यायालय ने
उन्हें उनकी सदस्यता रद्द की, क्योंकि वे अनुसूचित जाति के न होते हुए भी वो अनुसूचित जाति के सीट से चुनाव लड़े और जीते। बाद में जब पता चला कि उन्होंने धर्मांतरण कर दिया, वो अनुसूचित जाति के नहीं रहे, ईसाई बन चुके हैं, इतनी नैतिकता नहीं रही उनमें कि वो कहें कि मैं अभी इस सुरक्षित सीट से नहीं लड़। वो वहाँ भी लड़े, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया। हो सकता है सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को, ये उनके खिलाफ सीपीआई ने भी उस समय वो किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय पर मोहर लगाते हुए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। तो ये है कि कम से कम कांग्रेस को भी उनके इस गुनाह को देखना चाहिए था और विरोध नहीं करना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी उदार दिल से और विवेक होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो कटघरे में रहे हों उनसे शपथ नहीं दिलानी चाहिए। अब इस मामले को ज़्यादा नहीं उलझाना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा स्थिति ये आई कि परसों राष्ट्रपति ने ही प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के विस्तार का एक भव्य समारोह में देश को अर्पित किया। तो उसमें विवाद ये हुआ कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये जितने बड़े ज्ञान विज्ञान के विश्वविद्यालय, लाखों किताबों को जला दिया गया, शिक्षकों को मार दिया गया, शिक्षार्थियों को मार दिया गया। तो ये इसमें दोषी उस समय टर्की के शासक बख्तियार खिलजी को माना गया। इस्लाम में बुत परस्ती के खिलाफ अभी कुछ समय पहले लोगों ने देखा कि किस प्रकार से तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम संस्थाओं को अनुरोध को ठुकराते हुए वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बौद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं ध्वस्त कर दी। उसके बाद अभी फ्रांस में भी कुछ समय पहले जो दंगे हुए थे शरणार्थियों ने, वो वहाँ की बहुत बड़ी पुस्तकालय को जला दिया। कुछ अवसरवादी अज्ञानी दुराग्रह से, जब देश के इतिहास में वामपंथियों ने इस प्रकार से भारत के द्वेष को करने के लिए, भारत की संस्कृति को दागदार बनाने के लिए ये प्रचलित किया, ये नालंदा विश्वविद्यालय सहित यहाँ भारत के बौद्ध प्रतीकों को बख्तियार खिलजी ने नहीं अपितु पुष्यमित्र शुंग ने किया, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक के सेनापति थे। इन्होंने अपने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके अपनी सत्ता संभाल ली थी और ये बौद्धों का शासन का तख्ता पलट गया था। तो इस प्रकार के शिक्षाएं ये लॉर्ड मकाले के बाद और अंग्रेजों के जाने के बाद निरंतर इस देश की संस्कृति को विकृत करने के लिए, आर्य अनार्य के विवाद को हवा देने के लिए, यहाँ जातीय भेद करने के लिए, यहाँ के सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के लिए, इस देश में धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण करने के लिए
इस देश की संस्कृति के, यहाँ के शोषित, उपेक्षित, कमजोर वर्गों को विभिन्न जातियों में बांटकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को हवा देकर उन्हें घृणा में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके काम किया। आज़ादी के बाद इनको में सुधार होना चाहिए था। भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं में यहाँ देश की आम जनमानस को, बच्चों को, नौनिहालों को अमृतपान कराना चाहिए ताकि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित बच्चे हो। जब देश के इतिहास में बच्चों को घृणित इतिहास इस प्रकार के विद्यालयों में पढ़ाए जाएंगे, अभी ये कह रहे हैं जिस प्रकार से इस्लामिक शिक्षा के मदरसों में गैर इस्लामिक लोगों को किस प्रकार से उनके खिलाफ घृणा पढ़ाई जाती है, वहीं नक्सल ये वामपंथी इतिहासकारों द्वारा पोषित भारतीय संस्कृति बंगाल से लेकर कई जगह भारतीय संस्कृति के खिलाफ किस प्रकार का विस्फवन किया गया है, उनको दूर किया जाना चाहिए। और ये बड़े युद्ध स्तर पे होना चाहिए। ये 10 साल में हो जाना चाहिए था, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मजबूत नई शिक्षा नीति के नाम पर अंग्रेजी को यहाँ बनाया गया। अभी इंडिया गठबंधन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के नाम पे आ रहा था। वो कह रहे थे हम देश में अंग्रेजी स्कूलों का माध्यम से शुरू करेंगे। बताओ, भारतीय भाषाओं का नहीं, वो जातिवाद के शिकंजे में देश को बर्बाद करना चाहते थे। वो तो परमात्मा का बहुत कृपा हो, भगवान राम की, जो भारतीय संस्कृति की कृपा की, जो उन पे भी अंकुश लगाया और सत्ता मद में चूर मोदी सरकार पे भी अंकुश लगाया। भले ही सत्ता मोदी के पास रही, ताकि यहाँ पे भारत विरोधी तत्वों का जमघट न हो, जो धार्मिक आधार पर यहाँ पे आरक्षण देना चाहते थे, जो गांधी जी ने अंबेडकर के साथ बड़ा मजबूती से समझौता करके अंग्रेजों की चाल को विफल कर दिया था पूना पैक्ट से। जो आरक्षण हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दिया गया था, उस आरक्षण में केवल सनातन धर्मी लोग जो भारतीय संस्कृति से निकले हुए हैं उनको मिलना चाहिए था, न कि जिन्होंने इस संस्कृति को छोड़ दिया उनको नहीं मिलना चाहिए था। रही बात इस्लाम की, इस्लाम जातिवाद नहीं मानता, फिर उन्हें किस प्रकार से आरक्षण देने का काम, आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको आर्थिक आधार पर के नाम पे लाभ मिल सकता, पे बेशर्ते वो राष्ट्र के ये जनसंख्या नियंत्रण पर काम करे। ये नहीं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी। एक बार पाकिस्तान देने के बाद इस प्रकार के नारे लगाने वाले और इस बात का समर्थन करने वाले राष्ट्र के खिलाफ हैं। हमारा तो ये मानना है, देश में गुलामी के प्रतीक जहाँ भी हैं, चाहे बख्ता खिलजी हो, चाहे भारतीय संस्कृति को रोधने वाले कोई भी हो, उनके नाम से उनके कोई यहाँ स्मृति चिन्ह नहीं होना चाहिए। और ये किस प्रकार से आत्मसात करना चाहिए। राष्ट्र कितनी चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिस प्रकार से अभी कश्मीर से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर दिल्ली तक और उत्तराखंड तक, जिस प्रकार से घुसपैठ से वहाँ का डेमोग्राफी ही चेंज की जा रही है,
उस षड्यंत्र से बचने के लिए सरकारें उदासीन हैं, समय पर मजबूत होने का। उत्तराखंड की जनता कह रही है हमें भू कानून दीजिए, मूल निवास दीजिए, जिससे अंकुश लग सके ये जबरन घुसपैठ पे, पर सरकारें नहीं सुन रही हैं। देश की सुरक्षा की बात करने वाले, भारतीय संस्कृति की बात करने वालों को माओवादी घोषित कर रही है। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं बहुत दुख भरी हो रही है। शासन में जो भी लोग रहे वो राष्ट्र के हितों और न्याय हित में को साथ ध्यान में रख के निर्णय लें, न कि अपने निहित स्वार्थ के लिए, दलीय स्वार्थ के लिए, दलीय दुराग्रह से। देश में जितनी मजबूत दिशावान सरकार चाहिए उतना मजबूत विपक्ष भी हो, जो सरकारों को लोकशाही का दर्शन तो करा सके, उचित मनमानी कार्रवाई न कर सके, परंतु यहाँ विपक्ष को भी राष्ट्र के हित का काम है। भारतीय नौकरशाही हो या सत्ता पक्ष या विपक्ष या आम जनता, उनको सीखना चाहिए। अभी ताजा उदाहरण तजाकिस्तान में आया, जिस तजाकिस्तान ने कहा, जो सोवियत परिवार का पहला सदस्य रहा, जहां 96% मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा यहां नकाब या हिजाब या दाढ़ी बनाना या बच्चों को ईदी देना ये ताजिकिस्तान की संस्कृति नहीं है, ये खाड़ी देशों का है, अरब देशों का, विदेशी है। हम अपने ताजिकिस्तान की संस्कृति के अनुसार न पश्चिम के स्कर्ट वाले गणवेश को पहनेंगे, न खाड़ी देशों अरब देशों के ये हिजाब और नकाब को ओढ़ेंगे। हम ताजिकिस्तान के गणवेश को पहनेंगे और उस पर उनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ा दंड लगा दिया। ये वहां की सर्वोच्च संस्था ने किया। भारत के तमाम लोगों को राष्ट्र का हित किस ढंग से सुरक्षित रखना चाहिए, यह इजराइल से सीखना चाहिए, रूस से सीखना चाहिए और चीन से सीखना चाहिए। चीन ने इस्लाम को चीनी संस्करण सिखा दिया। चीन राष्ट्र के हिसाब से इस्लाम चलेगा, न कि तुम कहो हम शरीयत से चलेंगे, ये नहीं चलेगा। एक राष्ट्र में दो विधान नहीं चलेंगे। ये कट्टरपंथी जहां भी हैं उन पे अंकुश लगा के उसका भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, सबको रोजगार, सबको शिक्षा, और जो कट्टरपंथ की शिक्षा सिखाते हैं उनको अंकुश लगाया जाए। क्योंकि जो इंसान के भेद धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, और देश की तमाम सरकारें, राजनीतिक दल इस बात के लिए दोषी हैं, वो देश को एक नागरिक, समान नागरिक बनाने के बजाय जातिवाद के जहर के अंदर उनका जीवन विषाक्त कर रही है। हमारा ये मानना है देश में इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए कि देश इन तमाम खतरों से मजबूती से पड़े और सरकार को त्वरित राष्ट्रहित के निर्णय लेने चाहिए, तुरंत लेने चाहिए। ताजिकिस्तान से प्रेरणा लेकर देश की सुरक्षा के लिए मजबूती से काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।